सुमेधी और स्वागत है आपका हमारी कार्यक्रम में चर्चा में। आज थोड़ा संजीदा विषय पर बात करेंगे। राजनीतिक विषय नहीं, ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। शुरुआत एक राज्य से हुई है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव देश की राजनीति और देश के भविष्य दोनों पर पड़ना लाजमी है। संदर्भ चंद्रबाबू नायडू। हम दो हमारे चार, नायडू का विचार, यह हमारा आज का विषय है। संदर्भ यह है कि देश में चंद ही ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनकी कही हुई बातों को लोग संजीदगी से लेते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो और चाहे वो गैर राजनीतिक क्षेत्र में हो। चंद्रबाबू नायडू भी उसी श्रेणी के एक राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने अतीत में अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनसाधारण को बाध्य किया है कि उनकी बातों को संजीदगी से लिया जाए। विकास पुरुष की उनकी छवि रही है, विजनरी नेता रहे, दूरदृष्टि वाले नेता के तौर पर उनकी छवि रही, जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, ऐसी भी उनकी छवि रही। अतीत में उनके खाते में बड़ी उपलब्धियां भी रही। हैदराबाद को उन्होंने एक पारंपरिक शहर से अत्याधुनिक शहर में जिस तरीके से तब्दील किया था, वो लोगों को अचंभित करता था। बिल गेट्स जैसे लोग उनके मुरीद रहे। वो चंद्रबाबू नायडू जो इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका में है, देश की अब तक चली आ रही नीति से उलट न केवल राय व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि उस संदर्भ में कदम उठा रहे हैं। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो इस बात को लेकर सामान्य ज्ञान रखते थे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है और पहले नंबर पर चीन है। पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं की बात करें तो ये आंकड़ा पलट गया है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के तौर पर लोग भारत को देखते हैं। भले ही औपचारिक रूप से हमारी जनगणना नहीं हुई है, पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का आकलन है कि भारत इस समय तकरीबन 143 या 144 करोड़ की आबादी का देश है। वहीं इसके मुकाबले में चीन 141 करोड़ की आबादी के साथ खड़ा है। भारत आबादी की दृष्टि से आज सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का, पर यह आबादी हमारे लिए परेशानी का सबब रही है। जब देश के विकास के संदर्भ में बात आती थी तो इस बात को लेकर तमाम विशेषज्ञ चिंता जताते थे कि इतनी बड़ी आबादी के भरण पोषण की दृष्टि से जितने संसाधन चाहिए, वो जरूरतें पूरा करने की दृष्टि से हमारे पास जो भूभाग है वो पर्याप्त नहीं। और ये चिंता आजादी के बाद से नहीं, आजादी के पहले से व्यक्त की जा रही थी। पर जब देश आजाद हुआ तो पहली पंचवर्षीय योजना के साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को हमारे देश ने अंगीकार किया और लगातार इस दृष्टि से काम करने की चेष्टा की गई। पहले किसी भी दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत 4, 6, 8, 10, 12 बच्चे होना सामान्य सी बात मानी जाती। उससे उलट जाते हुए देश में माहौल बनाया गया कि अगर आपको अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है तो आपको अपने बच्चों की संख्या सीमित करनी चाहिए। और इस दृष्टि से परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता के विभिन्न अभियान समय समय पर सरकार के द्वारा देश में चलाए गए। जब इंदिरा गांधी का कालखंड आया तो हम दो हमारे दो का नारा बच्चे बच्चे की जुबान तक चढ़ गया, क्योंकि हर दीवार पर सार्वजनिक स्थान के ये नारा दिखाई देता था। आपातकाल के दौरान जिन कुछ मामलों को लेकर इंदिरा सरकार के प्रति विशेष नाराजगी रही, उसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम भी एक बड़ी वजह है। जब यह आरोप लगे कि जबरिया नसबंदी कराई गई और उस नसबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत कई कुंवारे युवकों को भी नसबंदी का शिकार हो जाना पड़ा। इस बदनामी के चलते इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवर्तित किया गया, फिर इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम के तौर पर परिभाषित किया गया। इसे कठोर स्वरूप देने के लिए समय समय पर कानून भी लाए गए। स्थानीय चुनावों के अंतर्गत 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कई राज्यों में चुनाव लड़ने से भी व्यक्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इतनी लंबी कहानी जो हम बता रहे हैं वो बता इसलिए रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब इस पूरे कार्यक्रम को पलट दिए। मार्च महीने में वो जनसंख्या के संदर्भ में एक नया अभियान विधानसभा में घोषित किए गए और 16 मई को तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कर दिया कि अब अगर कोई दंपत्ति तीसरा बच्चा पैदा करता है तो उसे 30,000 रुपए
और अगर चौथा बच्चा पैदा होता है तो उसे 40,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरे बच्चे के संदर्भ में वो 25,000 रुपये का ऐलान पहले ही कर दिया। अर्थात जितने ज्यादा बच्चे आप करते हो उतने ज्यादा बच्चों के संदर्भ में आपको आर्थिक रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्या यह सामाजिक दृष्टि से उठाया गया कदम? चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि आंध्र प्रदेश के भविष्य की दृष्टि से यह किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में नहीं तो हमारे पास बूढ़े लोगों की ही तादाद है। जैसे जापान के संदर्भ में, दक्षिण कोरिया के संदर्भ में ये चिंताएं व्यक्त की जाती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, जो हमने कहा कि हम दो हमारे दो से आगे बढ़कर अब हम दो हमारे चार नायडू का विचार, आज इसी पर बात करते हैं। इसे राजनीतिक खांचे में फिट करके हम बात नहीं करेंगे, बल्कि देश दुनिया के बदलते दौर में लोग क्या सोचते हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान इस समय मौजूद है। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी, देश के सबसे पुराने राजनीतिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रबुद्ध नेता हैं, कई बार के सांसद हैं। जब परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम शिखर पर था उस समय राजनीतिक तौर पर प्रताप भानु शर्मा जी भी नीति नियंता की भूमिका में थे, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम संसद में चर्चा का विषय होते थे और उस संसद का हिस्सा प्रताप भानु शर्मा जी होते थे। इस बदलाव को लेकर उनका क्या नजरिया, हमारी जानने में दिलचस्पी है। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के विचारवान प्रवक्ता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से परे जाकर भी अपनी बात रखने का साहस डॉक्टर हितेश वाजपेयी में रहता है। पेशे से चिकित्सक भी हैं, इसलिए इस विषय के संदर्भ में वह हमारे पैनल का हिस्सा है। आपका खास तौर पर स्वागत है डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ रमेश शर्मा जी, रमेश शर्मा जी की पहचान एक राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर है, जिनकी बातों में हमें कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति उनका समर्पण, उनकी निष्ठा महसूस होती है। ये जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी भी 2 से अधिक बच्चों की होने के संदर्भ में पैरवी कई मंचों से कर रहे हैं। रमेश शर्मा जी चंद्रबाबू नायडू के विचार को किस दृष्टि से देखते हैं, उनसे समझते हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर आलोक शुक्ला जी भी इस चर्चा का हिस्सा के तौर पर मौजूद हैं। दक्ष प्रशासनिक अधिकारी रहे, लंबे अरसे तक उन्होंने स्वास्थ्य सचिव के तौर पर भी काम किया है, कई नवाचार के लिए उनकी ख्याति रही है। वह हमें बताएंगे कि इस पूरे मसले पर उनका नजरिया क्या है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से करते हैं, और हितेश वाजपेयी जी से करने की वजह यह है कि भले ही ये फैसला चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लिया गया है, लेकिन ये एक एनडीए शासित प्रदेश के स्तर पर लिया गया फैसला है, जिसका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी भी है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। 144 करोड़ की आबादी और इसके बीच में चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि नहीं, 2 बच्चे वाली नीति ठीक नहीं, मैंने खुद ये कार्यक्रम चलाया था, पर अब इसमें बदलाव की जरूरत है और अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है। क्या कहते हैं? नमस्कार हिमांशु जी, और आपके माध्यम से सभी साथी वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार, और आपके चैनल के महत्वपूर्ण दर्शकों को सब बहुत बहुत नमस्कार। मामला संवेदनशील है, मामला वैज्ञानिक भी है, राजनीतिक भी है और राष्ट्रीय भी है, तो इसके कई आयाम हैं इसको समझने के लिए। लेकिन बहरहाल इस सब के पहले मैं एक दो बातें बहुत स्पष्ट कर देता हूँ चर्चा में प्रवेश से पहले, कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक इस विषय को लेकर कि बच्चे कितने होना चाहिए, इसको लेकर हमारा अभी तक कोई डॉक्ट्रिन हमने इजाद नहीं किया है, ना ही हमारा कोई इसमें स्पष्ट मत है। जो देश का मत है, देश का भी अभी आज की डेट में देश का कोई ऐसा नियमन को लेकर, इसको लेकर कोई मत नहीं है। कॉल डिफरेंट जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसमें अलग अलग आते रहे। जब जनसंख्या की हमारी वृद्धि दर बहुत तेज हुआ करती थी, खास तौर पे आजादी के बाद के वर्षों में, तो स्वाभाविक है जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न मेजर्स लिए गए, तब देश का एक कॉल रहा। आज की परिस्थिति में 4.2 के आसपास हम लोगों का फैमिली साइज है,
और अमूमन जनसंख्या विस्फोट की दृष्टि से जनसंख्या का विस्तार हो रहा हो ऐसा तो नहीं दिखता है। अब इस बहस का या इस विषय का जन्म जो हुआ होगा, तो मुझे लगता है जो अभी रिसेंटली एसआईआर, परिसीमन और इन सब के जो बहस एक देश में हुई है, इसको लोगों ने समझा है, जिसमें कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में एक अंतर पाया गया। तो मुझे जो तीन कारण प्रमुख दिखते हैं उनका इस चर्चा में प्रवेश का, एक साउथ के राज्यों में, दक्षिण राज्यों में घटी हुई जनसंख्या वृद्धि दर जो है, उससे उनको लगता है कि उनकी जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, आर्थिक हिस्सेदारी है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, वो उनको लगता है कहीं उत्तर भारत के राज्यों से यदि जनसंख्या के आधार पर तय होती है तो कमतर होगी। इस बात को लेकर मुझे लगता है उनकी चिंता रही होगी। दूसरा जो विषय आता है वो अभी सीधा सीधा नहीं दिखाई देता है, पर कालांतर में यदि जनसंख्या कम होती है तो होता है जब फैमिली साइज जो होता है वो आपका कम होता है। जैसे कि एक बच्चों के लिए जो जिन देशों ने कॉल दिया है, वहां पर बुजुर्गों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, युवा जनसंख्या रिलेटिवली कम होती है। और तीसरी बात, जो एक रिश्ते होते हैं चाचा मामा फूफा, जो परिवार एक कार्मिक इकाई होती है समाज की और देश की, वो परिवार इकाई हमारे विभिन्न संबंधों से होती है, तो देखा गया है कि उसमें भी कमी आती है। तो ये एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसका। और जो मैंने आपको बताया, इसका राजनीतिक, आर्थिक और ये जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी बातें रखी होंगी। पर मैं इन तीनों बातों से इतर जाकर नेशन फर्स्ट की जो मेरी पार्टी की अवधारणा है, मैं उसकी तरफ जाना चाहूंगा कि राष्ट्र प्रथम। तो जब भी कोई जनसंख्या को लेकर कोई नीति आती है, तो जनसंख्या हिमांशु जी देश की होती है। तो मेरा मानना ये किसी जाति की, धर्म की या राज्य की नहीं होना चाहिए, नहीं तो हर राज्य अपनी जनसंख्या की पॉलिसी बनाने लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि जनसंख्या पॉलिसी देश की होना चाहिए, एक राष्ट्रीय विषय, एक देश एक पॉलिसी जनसंख्या को लेके। और इस पर विद्वज्जन जब कॉल लेंगे तो इसको आना चाहिए। और तो कुल मिलाकर ये भी होना चाहिए कि जब हम इस कॉल को लेते हैं, तो नायडू साहब का जो कंसर्न है उनकी राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी को लेकर, उसको सिक्योर करने को लेकर, जो इनसिक्योरिटी से उपजा हुआ ये यदि कदम है, मैं इसको ऐसा मानूं, तो इसको एड्रेस किया जाना, मुझे लगता है कि इस चर्चा में से ये निकल कर आना चाहिए कि जिन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर कम है या फैमिली साइज कम है जिन राज्यों का, उनके लिए क्या हम कोई कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ऐसा निकाल सकते हैं जिससे कि वो इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं हो कि उनको जनसंख्या बढ़ाना है, बल्कि उनका नुकसान इस वजह से नहीं होता दिखाई दे जैसा उनको लगता है। मुझे लगता है कि ये एक चर्चा का एक बहुत अच्छा बौद्धिक और उपयोगी पक्ष होगा। नीति तो राष्ट्रीय ही ये होना पक्ष चाहिए। होगा, लेकिन मैं डॉक्टर जी आपको रोकता हूं। इतना आपकी दुविधा बिल्कुल जायज है। आप भाजपा के सहयोग दल की सरकार जो नेतृत्व कर रही है, उसके द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करें या विरोध करें, इस दुविधा में है, क्योंकि आपकी पार्टी का अभी तक स्पष्ट कोई नजरिया नहीं है, ये आपने कहा। लेकिन मेरी थोड़ी इसमें ना इत्तेफाकी है। नरेंद्र मोदी जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां पर किसी भी मसले पर नीति का अभाव हो, निर्णय का अभाव हो, ऐसा अभी तक आप लोगों की दलील से महसूस नहीं हुआ। और भारत सरकार ने अभी तक 2 से अधिक बच्चों के संदर्भ में पैरवी करता हुआ कोई कदम नहीं उठाया, भले डॉक्टर मोहन भागवत कई बच्चों से इसकी जरूरत बता चुके। मेरा आपसे जानना केवल इतना है कि ये देश की कीमत पर क्या राज्य के हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास है? हम दुनिया के नक्शे पर प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर 144वें स्थान पर खड़े हैं आज। 144वां। 2047 में विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको दिखाते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि हम उसे लक्ष्य को हासिल करेंगे। अब उसमें अगर आपके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता इस प्रकार के कदम उठाएंगे तो वो लक्ष्य कितनी दूर जा सकता है, ये सवाल है। 144वें कतार पर खड़ा हुआ देश और 80 करोड़ आबादी के अपने मेहनत से रोटी न खा पाने की विवशता से गुजर रहा देश,
अपनी 60 साल की नीति ये आबादी को नियंत्रित रखा जाए छोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी चिंतित नहीं है? बिल्कुल, मुझे लगता है हिमांशु जी, आपके इस पूरे जो बौद्धिक कार्यक्रम है, बौद्धिक विमर्श का जो आज का जो सूत्र वाक्य है, वो आज आपने इसको अभी कह दिया कि ये बात जब निकल के आई है तो भारत, इंडिया इज नॉट यूनियन ऑफ स्टेट लाइक अमेरिका। हमने अपनी प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का गठन किया है, और जब हम ऐसा करते हैं तो देश पहले है। राज्य की इकाई तो बदलती भी रह सकती है, कभी कोई राज्य छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई वो अपने भाषा और क्षेत्र के हिसाब से उसको बना रखा है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस प्रकार का कंसर्न जब किसी राज्य से उठकर आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एड्रेस करेगी। और एक जो आपने मेरी पार्टी जिस पर यकीन करती है वो इंडिया फर्स्ट पर करती है, यानी नेशन फर्स्ट पर करती है। हमने कहीं पर भी मध्य प्रदेश फर्स्ट या महाराष्ट्र फर्स्ट की बात नहीं करी है। तो सब जब हम नेशन फर्स्ट की कैटेगरी पर आकर देखते हैं तो रिसोर्सेज या विधानसभा की सीटें या लोकसभा की बढ़ती हुई सीटें कितनी बढ़ेंगी नहीं मिलेगी, फिर जनसंख्या के आधार पर क्या वितरण होगा, इन सब बातों का कंपनसेशन उसमें यदि आ जाता है तो मुझे लगता है मुझे ये आवश्यकता नीचे से नहीं उठेगी, फिर एक सामाजिक आधार रह जाता है जो देश के लिए परिप्रेक्ष्य में सोचने की बात हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमारी चर्चाओं के दौरान ये बात इवॉल्व होकर आएगी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने शुरू में ही इसको कहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर बार बार हितेश वाजपेयी जी ये दलील दे रहे हैं कि इसे लेकर कोई नजरिया तय नहीं किया। पर मैं प्रताप भानु शर्मा जी के पास चलता हूँ, और प्रताप भानु जी, चंद्रबाबू नायडू की इस सोच को आप कितना प्रगतिगामी मान रहे हैं या कितना राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं? यह राष्ट्र की कीमत पर अपनी राजनीति को सहेजने संवारने का प्रयास है, या अब देश को अपनी नीति में बदलाव की जरूरत है? अभी हमने कई मसलों पर अपनी नीति को बदला है, तो परिवार नियोजन की नीति में भी अब बदलाव का समय आ गया है। अब परिवार नियोजन की नहीं, परिवार की वृद्धि का समय है। जो जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे सरकार उतनी ज्यादा सहूलियत उपलब्ध कराएगी। चंद्रबाबू नायडू ने 40,000 देने की बात कही है, केंद्र सरकार 80,000, 1,60,000 उपलब्ध कराए। किस नजरिए के साथ है प्रताप भानु जी? आपको नमस्कार हिमांशु जी, सभी साथ में बैठे हुए साथियों को भी। ये बहुत अच्छी चर्चा आज आपने उठाई है, इसकी समीक्षा तो होना ही चाहिए थी। बीजेपी पूरी तरह इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजनीति बनाने की उसमें फेल हो गई। अपने सहयोगी दलों पर भी कोई कंट्रोल उनका नहीं है और उसको एक क्षेत्रीय विषय में तब्दील कर दिया गया है। ये सही समय है समीक्षा करने का। हम जब प्लानिंग कमीशन में या नीति आयोग में चर्चा करते हैं या राष्ट्र के स्तर पर विभिन्न विभागों का आय व्यय और उसका जो प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और थोड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब चीजों पर चर्चा होती है। राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा है, नेशनल सब्जेक्ट है, और इसे नेशनल लेवल पे ही किसी भी राज्य को इतनी स्वतंत्रता नहीं दे देनी चाहिए कि वो अपने मन मर्जी से अपने इन राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना फैसला थोपने का कोशिश करने लगे। फिर राज्यों में स्पर्धा, एक अनावश्यक स्पर्धा पैदा हो जाए। और ये बात सही है जैसे हितेश जी ने कहा कि ये जो मुद्दा उठा है, वो जो अभी SIR का बात आई सामने, जो परिसीमन पर देखा कि जहाँ आबादी कम है वहां सीटें घट जाएंगी, जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में आबादी ज्यादा है वहां सीटें बढ़ जाएंगी, और उसको तूल दिया बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री ने, और हर जगह स्टेटमेंट में इस बात को कहा कि नहीं हम साउथ में परिसीमन करेंगे। और यदि परिसीमन का बहुमत होता तो एक नया बखेड़ा पूरे देश में पैदा हो जाता। इसलिए इस संजीदा मसले पर देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी जो सभी धर्म, सभी वर्ग पूरे देश में एक साथ लागू हो और एक डिसिप्लिन के साथ सभी राज्य उसका पालन करें। और जैसा हितेश जी ने कहा कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, तो राष्ट्रीय मुद्दा पे जो राष्ट्र में सरकार है या उनके सहयोगी दल है, उनकी इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि वो इस तरह का संदेश पूरे देश को दे रहे हैं? दक्षिण के और चारों राज्यों में इस तरह की बात होगी।
अभी अभी हिमांशु जी स्थिति ये है कि सब लोग अपने अपने स्थिति से परिवार नियोजन या परिवार सीमित परिवार हम दो हमारे दो का पालन कर रहे हैं, कहीं कोई जाति नहीं है। पर एक स्पर्धा हिंदू और मुस्लिमों के बीच में भी जो डेमोग्राफी बदलने की बात आई है कुछ क्षेत्रों में, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो सबको स्वीकार हो, राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, राष्ट्रीय दल जो इसमें नेशन फर्स्ट की ये बात तो बहुत करते हैं, ऐलान बहुत करते हैं, घोषणाएं बहुत करते हैं, पर मैं माफी के साथ प्रतिभा भानु जी आपको बीच में रोकना चाहता हूं। अगर हमें केवल ऐसी सतही बात करनी होती तो हम किसी भी प्रवक्ता के साथ बैठ लेते। हम प्रताप भानु शर्मा जी के साथ हैं। प्रताप भानु जी ने एक लंबा सार्वजनिक जीवन जिया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक महती भूमिका अतीत में निभाई। इतने गंभीर और संजीदा मसले पर उनका अपना अभिमत क्या है, उनका अपना नजरिया क्या है। आप जनता के बीच में रहते हैं, क्या समय आ गया कि हमें इस नीति में बदलाव करना चाहिए, या आप मानते हैं आज भी हम विकासशील देशों की कतार में पीछे से खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं आबादी बढ़ाने के संदर्भ में। हमारे पास इतने संसाधन हैं, हमारे पास इतनी सहूलियत, हमारे पास इतने अवसर हैं। एक तरफ हम बेरोजगारों की भीड़ पीछे रखे हुए हैं और इधर बात कर रहे हैं आबादी बढ़ाने के संदर्भ में, हिंदू मुसलमान के संदर्भ में। प्रताप भानु जी का नजरिया क्या है? क्या प्रताप भानु जी का मानना है कि इस नीति पर ही हमें बने रहना चाहिए? और हम तो वो देश है जिसने स्वैच्छिक तरीके से परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने की कोशिश की, चीन की तरीके से बंधनकारी नहीं किया। तो क्या प्रताप भानु शर्मा जी की समझ इस नीति में बदलाव का समर्थन करती है या इस नीति पर कायम रहने के लिए आग्रह करती है? मेरा पूरा समर्थन के साथ हृदय से इस बात का आग्रह है सभी से, सभी बुद्धिजीवियों से, राष्ट्र के सभी लोगों से और आप जैसे बुद्धिजीवी और प्रेरणादायी लोगों से कि जो वर्तमान में नीति है इसी पर ही हमें जारी रखना चाहिए और जो समय समय पर बयान आ जाते हैं इन पर भी जरा बुलाकर समझाना चाहिए कि राष्ट्र हित में क्या है, उसका वैकल्पिक सुझाव वो दें। पर जो भी बात हम राष्ट्रीय स्तर पर लागू करें वो यूनिफॉर्मली पूरे देश में एक साथ लागू हो, जिससे कि हम इस पर कंट्रोल कर सकें। ये समय की आवश्यकता है क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रही, रोजगार के अवसर बढ़ नहीं रहे, हम मानव संसाधन जो वर्तमान में हैं उनको हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। और अभी ये देखा मैं अपने 25-30 साल के 50 साल के अनुभव से ये कह सकता हूँ कि जो छोटे परिवार 2 या 3 बच्चों के साथ हुए हैं उनकी पर कैपिटा उन परिवार के यूनिट उन इकाई की आमदनी प्रति व्यक्ति बढ़ी है, अच्छी शिक्षा सुलभ हुई है। गांव में भी जो कृषक परिवार हैं उनमें जो बंटवारा हो जाता था भूमियों का 8-8, 10-10 लोगों में, वो 100 बीघा 100 एकड़ जमीन बढ़ जाती थी और मुश्किल से 5-5, 10-10 एकड़ आती थी। अब उसमें भी एक अंतर आया है, एक अच्छी यूनिट उत्पादक यूनिट उनके गांव में बन गई हैं और वो स्वयं अपनी भावना के अनुसार स्वयं जाकर, चाहे वो मध्यम परिवार हो चाहे गरीब परिवार हो, इस परिवार नियोजन का या परिवार के सीमित परिवार का रखने का पालन कर रहे हैं। तो इस पर राष्ट्रीय स्तर के विचार मंथन की आवश्यकता है। सब लोग, सब दल के लोग मिलकर जाएं, सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और ये एक टाइमली कॉल है आज इस समय, बातें करने का नहीं, डिसीजन करने का समय है। लेने के संदर्भ में हिमायत कर रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी और अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का हिस्सा बनकर जिन लोगों ने सीमित परिवार को अपनाया उनकी आर्थिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां बनस्पत बेहतर हैं। जो बड़े परिवारों के संदर्भ में दिक्कतें वो देखा करते थे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक शुक्ला जी को उनके नवाचार के लिए जाना गया, बतौर स्वास्थ्य सचिव उनके कामकाज की हर स्तर पर सराहना रही। डॉक्टर आलोक शुक्ला किस नजरिए के साथ है, इस बात को हमें संजीदगी से इसलिए लेना पड़ रहा है डॉक्टर आलोक शुक्ला जी कि कोई और राजनीति होता और उसने ये कदम उठाया होता तो हम उसे केवल राजनीतिक दृष्टि से देखते, पर चंद्रबाबू नायडू को हमने भारतीय राजनीति में एक दूरदर्शी नेता के तौर पर पाया। अगर वो स्वयं अपनी लीग से हटकर ये कदम उठाने को जायज करार दे रहे हैं कि मैं परिवार नियोजन की नीति का लंबे समय तक पक्षधर रहा
पर अब इससे बदलाव चाहिए। हमें बूढ़े लोगों की फौज नहीं चाहिए, हमें जवान लोग चाहिए, हमें राज्य की स्थितियां बेहतर करने के लिए ज्यादा बच्चे चाहिए। डॉक्टर आलोक शुक्ला की समझ क्या है? ये वाकई राज्य की बेहतरी के लिए है या राजनीतिक समीकरण के तहत है? ज्यादा सीटें चाहिए, सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए, इसलिए अब दक्षिण भारत के राज्यों में बच्चे ज्यादा पैदा होने चाहिए। थोड़ा नजरिया देंगे डॉक्टर आलोक शुक्ला जी? दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु मैं इसमें कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया, लेकिन आपके बाकी पैनलिस्ट की बात सुन रहा था। मेरा थोड़ा सा सोच इससे अलग है। भारत बहुत बड़ा देश है और हम यूनिफॉर्मिटी की बात पूरे देश में नहीं कर सकते। अगर यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे तो अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमने ये प्रदेश बना के प्रदेश सरकार बनाई क्यों है? इसीलिए तो बनाई है कि वहां की परिस्थितियों के हिसाब से वहां की सरकार चले। अब दूसरी चीज जो हमको देखनी है वो ये है कि टीएफआर हमारे देश में क्या परिस्थितियां हैं। लगभग पूरे दक्षिण भारत में चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, टीएफआर बहुत कम है। वो 19-20 कम ज्यादा है अपनी जगह। सबसे ज्यादा टीएफआर कहाँ का है? बिहार का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार का 2.8 है, उत्तर प्रदेश का 2.6 है। तो ये जो प्रदेश हैं, पहले से भी आपने सुन रखा होगा, इनको बीमारू प्रदेश कहा गया। ये पूरे देश की प्रगति को पीछे खींच रहे हैं। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा तो करना ही होगा कि इन प्रदेशों की जनसंख्या कम हो। उसके लिए इन प्रदेशों में आपको विशेष नीतियां अपनानी पड़ेंगी। आप ये कहेंगे कि साहब जो नीति तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, वही नीति हम उत्तर प्रदेश और बिहार में चलाएंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या कभी कम नहीं होगी। तो इसलिए हमको उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनकी जनसंख्या को कम करने के लिए कोई ना कोई बेहतर नीतियां परिवार नियोजन के बारे में लानी पड़ेंगी। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि क्या जहां पर टीएफआर कम है वहां पर जनसंख्या वृद्धि का कार्यक्रम चला दिया जाए, उससे मैं सहमत नहीं। उससे इसलिए सहमत नहीं हूं, और कोई कारण नहीं है। उससे मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि इन प्रदेशों में भी जहां पे टीएफआर कम है, वहां पर अगर आप स्ट्रेटिफिकेशन करके देखेंगे तो जो पैसे वाले परिवार हैं वहां पर बहुत ही कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। बच्चे कहाँ ज्यादा पैदा हो रहे हैं? जो गरीब हैं। और जो गरीब हैं वहां पर अगर आप जो 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 बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर पैसे वाले परिवार में पूरे परिवार में एक बच्चा होता है तो गरीब परिवार में 3 बच्चे 4 बच्चे होते हैं। और वही बेरोजगार हैं, उनको खिलाने पिलाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए काफी पैसा नहीं है। अधिक बच्चे कौन पैदा करेगा? इस तरह से 40,000 रुपए हम देंगे, 30,000 रुपए देंगे तो अधिक बच्चे कौन पैदा करेगा? जिसकी आमदनी साल की 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, वो थोड़ी आपके 40,000 रुपए के लिए बच्चे ज्यादा पैदा करेगा। वही पैदा करेगा जो गरीब है ऑलरेडी। तो क्या 40,000 रुपए में आप बच्चे का पूरा भरण पोषण, पालन पोषण कर डालेंगे? तो इसलिए जो आपने सवाल पूछा, ये जो नीति बनाई जा रही है ये तो राजनीति से प्रेरित लग ही रही है। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। आपको हिंदुस्तान में जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां जनसंख्या को तेजी से कम करने की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और क्योंकि हमारी पॉलिसी ये है कि भाई लोगों का अपना विचार है, जो जितने चाहे बच्चे पैदा करें, हम आपको साधन मुहैया करा रहे हैं। आप अगर बच्चे कम पैदा करेंगे तो हम आपको साधन मुहैया कराएंगे और आपको एजुकेट करेंगे, समझाएंगे कि कम बच्चे पैदा करने का क्या फायदा है। तो उसी को भी अगर हम कायम रखते हैं तो ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए भी आपको कोई चीज देने की जरूरत नहीं। तो ये चीज हमें बच्चे कम पैदा हो, परिवार छोटे रहे, इस कार्यक्रम को तो आपने भी लंबे समय से चलाया। इसके सामाजिक प्रभाव पर थोड़ा अपना अनुभव साझा करेंगे? इससे उनकी स्थितियां बेहतर हुई या आपने महसूस किया कि पारिवारिक रूप से बिखराव आया, संबंधों में शून्यता आई, एक जो सामाजिक माहौल था वो माहौल प्रभावित हुआ, जिम्मेदारी का एहसास कम हुआ? कुल मिलाकर आप किस अनुभव से गुजरे? ज्यादा बच्चे पैदा होना देश, समाज, प्रदेश के लिए बेहतर है या बच्चों की सीमित संख्या ही भविष्य को संवारने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक कदम है? क्या अनुभव है आपका? हिमांशु जी, अगर हम पुराने जमाने से देखें, जब संजय गांधी जी ने परिवार नियोजन को के लिए जबरदस्ती करना शुरू की थी, तो आप जानते हैं किस तरीके से उनका विरोध हुआ था। तो सबसे उसके बाद में देश को ये समझ में आया कि आप जोर जबरदस्ती करके नहीं कर सकते। बच्चे ज्यादा कौन से परिवारों में पैदा होते हैं? जहां इनसिक्योरिटी ज्यादा है।
एक बड़ा पुरानी कहावत है कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। जहां विकास होगा वहां पे कॉन्ट्रासेप्शन अपने आप होगा। और आज जो हमारी नीति है, जो भारत सरकार की नीति है, वो ये है कि हम जो टारगेटेड कपल्स हैं, जो उस बच्चा पैदा करने वाली आयु में हैं, उनको हम ये समझाने की कोशिश करें कि भाई आप बच्चे उतने ही पैदा करें जिनका आप अच्छे ढंग से भरण पोषण पालन पोषण कर सकते हैं। और अगर आप बच्चे पैदा करना रोकना चाहते हैं तो उसके तरीके हम आपको आसानी से मुहैया कराएंगे। वो जरूरी नहीं है कि नसबंदी हो, उसके बहुत सारे टेम्परेरी तरीके हैं। और आज तो भारत सरकार टेम्परेरी तरीकों पे ज्यादा जोर दे रही है। इम्पोर्टेंट, हाँ ये जरूर आपने कहा कि जब बच्चे कम होते हैं तो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, माता पिता का जीरियाट्रिक पॉपुलेशन आने की जो समस्याएं हो रही हैं, बड़े बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में हो ही रहा है। उसके लिए भी आपको समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। और यही बात है हिमांशु जी, मेरे हिसाब से बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए इंसेंटिवाइज करना तो कोई अच्छी नीति नहीं है, लेकिन पूरे तो देश डॉक्टर में आलोक शुक्ला साहब तो बिल्कुल क्लियरिटी में है कि इंसेंटिव के माध्यम से आप बच्चों की संख्या बढ़ाने के संदर्भ में कार्यक्रम दे रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। गरीब और गरीबी में गुजरेगा इन 40,000 रुपए के लिए। बड़ा आदमी, संपन्न आदमी ये 40,000 रुपए पाने के लिए अपने परिवार का विस्तार नहीं करेगा। परिवार का विस्तार करने के लिए वो व्यक्ति प्रेरित होगा 40,000 रुपए के लिए जिसके पास अभी भी 2 जून रोटी का संकट है। पर रमेश शर्मा जी किस नजरिए के साथ है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। पैनल कमोबेश राय के साथ में है कि ये कोई अच्छा विचार नहीं है। रमेश शर्मा जी, डॉक्टर मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्माननीय प्रमुख, उनका भी कहना है बच्चे ज्यादा चाहिए। रमेश जी कहां खड़े हैं? देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है, ये जो निर्णय लिया है चंद्रबाबू नायडू ने, इस निर्णय को हमको राजनीतिक दृष्टि से इसको कतई नहीं देखना चाहिए। हमको अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें कि समाज की स्थिति क्या है, आज जिनके यहाँ एक एक बच्चा है, उनमें से एक एक बच्चा या तो वो अमेरिका में चला गया है, या अगर वो आवारा हो गया तो आज उन बूढ़ों की देखभाल करने वाला कोई बचा नहीं। ये स्थिति उनके यहाँ है कि उनको कोई अगर पानी की जरूरत पड़ जाए तो कौन उनको पानी की देगा। तो मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में बच्चों का ज्यादा होना बहुत आवश्यक है। एक बात तो ये हुई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, समय के साथ हम बहुत सारे नीतियां बदलते हैं, बहुत सारे निर्णय लेते हैं समय के बदलाव के साथ। ठीक है, उस समय किसी को ये लगा होगा कि परिवार नियोजन होना चाहिए। अगर हम वर्तमान में भारत के स्वरूप को देखें तो अगले आने वाले 25 वर्षों में भारत में युवाओं की संख्या घटेगी। अभी हम युवाओं का देश मानते हैं खुद को, अब ये बूढ़ों का देश आगे चल करके हो जाएगा। तो मोटे तौर पर ऐसी स्थिति में अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो केवल हम क्या बूढ़ों का ही देश रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से बच्चे ज्यादा होने चाहिए। जो लोग जनसंख्या के विस्फोट की बात करते हैं, उनको एक बात समझ लेना चाहिए। ये बात ठीक है कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन भारत की जनसंख्या भारत में पैदा होने वाले बच्चों से कम और घुसपैठियों से ज्यादा बढ़ रही है। भारत के आसपास जितने भी देश हैं, नेपाल से लेकर के बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सारे के सारे लोग यहाँ पर आके चले गए हैं। वो जिन दोनों आपातकाल में ये लागू किया गया था, उन दोनों चूंकि बांग्लादेश से करोड़ों लोग आ गए थे तो उनको लगा कि जनसंख्या बढ़ गई तो उनका हम अपने बच्चे पैदा कम करो। तो मेरी दृष्टि में तो कम से कम 4 लड़के होना चाहिए, लड़कियां अलग हो, लड़के 4 हो। हर घर में एक तो नेता हो, एक IAS बने और एक अच्छा गुंडा बने और एक बिजनेस करके पैसे कमाए। 4 लड़के अगर घर के अंदर होंगे तब परिवार समर्थ होगा। चंद्रबाबू नायडू की इस बात का मैं पूरे हृदय से स्वागत करता हूँ जी। कितने पद सृजित करा दिए हैं आपने। जो आपकी अभिलाषा है कि हर परिवार में एक नेता होना चाहिए, एक गुंडा होना चाहिए, एक IAS होना चाहिए, तो कुल मिला के 144 करोड़ की आबादी अभी देश में है। अगर 4 के हिसाब से करें, 6 का भी हिसाब लगा सकते हैं, तो भी मान लेते हैं तकरीबन 20 करोड़ परिवार। ये IAS के संदर्भ में 20 करोड़ IAS के पद डॉक्टर हितेश वाजपेयी से क्या सेटिंग आपकी बैठी है, जिस भरोसे आप बोल रहे हो हर परिवार में एक IAS होना चाहिए। इस अभिलाषा की व्यवहारिकता को लेकर कोई नजरिया रमेश शर्मा जी का? कुल मिलाकर के सबसे पहले तो व्यक्ति को अपना सपना संजोना चाहिए
और जब सपना आकार लेने लगे तब उसके क्रियान्वयन पर विचार करना चाहिए। अभी तो मैंने एक सपना ये बनाया है कि 4 हो, और उसका कारण ये है कि चूंकि हमारे यहाँ लोग कम हैं, इसलिए चारों तरफ जितने भी देश हैं, नेपाल हो, वो चीन हो, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हमारी जमीन दाब रहे हैं। हमारे पास अगर लोग ज्यादा होंगे तो हम चीन की जमीन दाबेंगे, हम पाकिस्तान की जमीन भी दाबेंगे। तो मोटे तौर पर आबादी बढ़ना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू का ये सिस्टम बहुत अच्छा है जी। अच्छा, एक बार बताइए, आपने कहा कि अगर हमारे पास आबादी ज्यादा होगी तो हम बगल की जमीन दाबेंगे। भारत 143 करोड़ है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारी है। रमेश शर्मा जी, किस किस की जमीन दबा ली आपने अभी तक? थोड़ा हमारी जानकारी में इजाफा हो। चीन है चलो बराबरी में, तो उसकी तो हम नहीं दबा पाएंगे अभी। ये 200 करोड़ के ऊपर हम जाएंगे तब आप कोशिश कर लेंगे। पर इसके बाद में तीसरे नंबर पर अमेरिका है, 34 करोड़, आपके मुकाबले 1/5 1/6। फिर इंडोनेशिया 28 करोड़, और पाकिस्तान है 25 करोड़। आप उसके मुकाबले अभी 5 गुना से ज्यादा है। थोड़ा बताइए रवि शर्मा जी, कितनी जमीन हिसाब किताब कर ली आप? दूसरा, आपने दलील दी कि ये परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में इसलिए हुए क्योंकि घुसपैठिए आ गए थे। अच्छा, पर ये परिवार नियोजन का कार्यक्रम तो हम 1952 से चला रहे हैं, तो घुसपैठिए के तौर पर किन को देख रहे थे आप? थोड़ा हमें पता चले। वो जो पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू वहां के नरसंहार से पीड़ित होकर भारत की ओर आए थे, क्या उनको भी आपने घुसपैठियों की श्रेणी में शामिल कर लिया है? या भी रोहिंग्या के संदर्भ में जो केंद्र सरकार का रुख है उसी को आप घुसपैठिया मानते हैं? देखिए, घुसपैठिया हर वो आदमी है जो एक बार यहाँ से पाकिस्तान चला गया था और उसके बाद लौट करके आया है। भोपाल को अगर आप देखेंगे तो कितने सैकड़ों परिवार हैं जो एक बार चले गए और लौट करके आ गए। तो कुल मिलाकर के घुसपैठिए वो लोग घुसपैठिए जो एक बार चले गए और लौट करके आ गए। अभी जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आप अगर देखेंगे जितने हमारे सीमा प्रांत हैं, कश्मीर से लेकर के ये त्रावणकोर तक, जितनी पूरी की पूरी पट्टी है, उस पट्टी पर विदेशी नागरिकों का जनसंख्या देख लीजिए कितनी है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजों को हमको सामाजिक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर देखना, राजनीतिक दृष्टि से उसको हमको नहीं देखना। तो मोटे तौर पर ये जो उन्होंने लागू किया है, आप, मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग वृद्धाश्रमों में गए हैं। विदिशा में खुल गया है नया वृद्धाश्रम, जो पुराना अस्पताल था उसके बगल में। तो कुल मिलाकर के देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर संतान ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं रिश्तों हल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए बच्चे ज्यादा होने चाहिए। डॉक्टर हृदय वाजपेयी जी, वापस आपके पास रुक करता हूँ। क्या तजुर्बा है आपका जिंदगी के संदर्भ में? जिनके 4 बच्चे हैं उन्होंने माँ बाप को जो है फूलों के बिस्तर पर बिठा रखा है। अनुभव तो ये आता है अधिकांश जगहों पर कि घर के बाहर का जो बरामदा होता है, उन गुजरने के साथ में माँ बाप को वहीं पर रुकवा दिया जाता है। बचपन में अपने दोस्तों के पास जाता था, मुझे आज भी याद आता है डॉक्टर हृदय वाजपेयी, 3 3 4 4 बच्चे जिन माँ बाप के थे, घर का सबसे खराब कमरा उन बूढ़े माँ बाप के हिस्से में आता था। क्या कहते हैं आप? बुढ़ापा अपना सुरक्षित रखना है, इसलिए बच्चों की संख्या ज्यादा रखना है। रमेश शर्मा जी ने नजरिया दिया, बाकी नजरिए के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को इस उम्र में ये बात समझ में आई, आपको भी? लगता है 2 3 बातें मिक्स हो गई हैं। एक तो जो चर्चा आपने अंत में करी है कि संस्कारों का क्षरण जिसकी तरफ बात की जा रही है, चाहे बच्चा 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन वो माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं या वो सही मार्ग पे नहीं चलते हैं। तो संस्कारों का क्षरण हमारे समाज की व्यवस्था पर प्रश्न है, उसका संबंध शिक्षा से है और बाकी चीजों से है। हम जनसंख्या वृद्धि से उसका नियंत्रण कर लेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि इसको कोई स्वीकार करेगा। एक बात। दूसरी बात, जो आपने 2 लोगों को बराबर कर दिया है, नायडू साहब को और डॉक्टर मोहन भागवत जी को, तो मुझे लगता है इसको भी थोड़ा सा ही अन्याय हो जाएगा, उस विषय को हम नहीं छुएंगे। डॉक्टर मोहन भागवत साहब ने जो बात कही थी, उन्होंने जो डेमोग्राफिक जो झुकाव एक धर्म विशेष की तरफ हो रहा था, हिंदू और मुसलमानों की हम बात करें तो, जो जैसा शुक्ला जी ने कहा, तो धर्मों में भी इन दोनों में टीएफआर का डिफरेंस है। तो उन्होंने डेफिनेटली उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला है। और जैसे कि कई हमारे संत और पुराने लोग जो इसकी चिंता करते हैं, वो इस बात को कह गए हैं कि जब जब हिंदू घटेगा तो देश बटेगा। तो उनका इशारा इस संतुलन की तरफ था कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है आधिपत्य का, यदि ये संख्या के आधार पर है तो संख्या का संतुलन होना चाहिए।
तो इसी बात को शुक्ला जी ने भी कहा कि क्षेत्रों में संख्या का तो ये बेफिजूल की बात लगती है कि जब जब हिंदू घटेगा तब तब देश बटेगा। जब मोहम्मद बिन कासिम आया था तब तो पूरा देश हिंदू ही था, तो अभी कुछ लोग आए मार पीट के चले गए। और जब वो आया था, क्या नाम है उसका, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के साथ में, तब भी हिंदू ही हिंदू थे। कुछ लोग आए काट कूट के चले गए। इसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों के साथ में कितने आए थे, हम ही आपस में निपटा दिए। नजरिया राजनीति नहीं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, हमने पहले ही कहा कि आपकी यहाँ पर मौजूदगी एक विचारक के तौर पर है, एक ऐसा शख्स जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सक्रिय है। क्या आप मानते हैं कि हमारे देश के हालात हैं जिसमें नेता इस प्रकार के कदम उठाए? डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कहा कि जहां पर आबादी कम है वहां का समाधान ये नहीं कि वहां पे आबादी बढ़ा दो, समाधान वहां खोजना है जहां पर बच्चों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। हम प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा दे रहे थे, दुनिया में 144वें स्थान पर आपको आश्चर्य होगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी कि भारत के अंदर सबसे कम आय कहां की है? बिहार की, जहां पर बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है। डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बताया, इस विरोधाभास को देखिए, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं बिहार में, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है बिहार की। तो जरूरत बिहार में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने की है या आंध्र प्रदेश में परिवार वृद्धि का बेतहाशा कार्यक्रम चलाने की? डॉक्टर आलोक शुक्ला जी कह रहे हैं 40,000 रुपए के लिए परिवार की संख्या कौन बढ़ाएगा, बच्चों की संख्या परिवार में कौन बढ़ाएगा? वो जिसके पास आर्थिक संपन्नता है या वो जो 40,000 रुपए के लिए फसल के तौर पर बच्चों की पैदावार करेगा? क्या कहते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी? विषय संजीदा है ना। मैं उसी बात को पूर्ण करने जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू जी का आज प्रश्न खड़ा हुआ है क्षेत्रीय असंतुलन की असुरक्षा के आधार पर कि भाई उनकी फर्टिलिटी रेट कम है तो उसके आधार पर उनका जो अधिकार है वो कम होगा। इसी प्रकार से धर्म के आधार पर आप डिबेट बहुत करा सकते हैं इसके ऊपर, तो उस पर कभी रखेंगे तो उसमें भी भाग देंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये एक विषय है कि कई जगह का डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हुआ है तो वहां का स्वरूप ही बदल गया है। ये भी एक विषय देश के सामने है। बहरहाल हम दोनों कारणों को यदि छोड़ दें तो इस बात को भी पूरा करते हैं, ये विषय है, इस विषय को नजरअंदाज नहीं किया जाता। पर क्या समाधान ये है कि अगर मुसलमानों के बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो हिंदू भी बेतहाशा संख्या में बच्चे पैदा करें? या समाधान है कि मुसलमान तबके के अंदर भी परिवार नियोजन कार्यक्रम को कैसे बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाए, इसकी दृष्टि से शासन के स्तर पर कदम उठाए जाए? हितेश वाजपेयी जी किस बात की पैरवी करेंगे? है परिवारों में यही हो रहा है जो अभी चैनल पे हो रहा है कि जब मैं पूरी बात नहीं कह पाता हूं तो उसको नहीं समझ पाते हैं लोग और बीच में रास्ता निकाल के परिवार वृद्धि या नियोजन की तरफ अचानक बढ़ जाते हैं। मेरा जो अंतिम वाक्य है वही समाधान है कि हम इन सब असुरक्षाओं को हमें एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जनसंख्या का जो विस्तार या नियोजन कुछ भी विषय जो निकल कर आता है वो वैज्ञानिक है, सोशियोलॉजिकल है और वो देश के लिए है जहां देश प्रथम की अवधारणा पे चलना होगा। तो हमें क्षेत्रीय असुरक्षाओं को भी डील करना होगा, वहीं साथ ही साथ ये जो धार्मिक असुरक्षा है इसको भी डील करना पड़ेगा। जो आपने कहा कि एक वर्ग में हमको जागरण ला, तो मैं राजनीतिक प्रश्न कर देता हूं डॉक्टर, 12 साल से आपकी सरकार, मोहन भागवत जी भी अपनी चिंता बता रहे हैं और आपके प्रमुख सहयोगी जिनके सहयोग से आप सरकार चला रहे हैं वो भी अपने कदम उठा रहे हैं, और इसके बीच में आप जैसा सूदी प्रवक्ता कह रहा है कि अभी हमारी पार्टी ने लाइन तय नहीं की है। कब तय करोगे भाई? मोहन भागवत जी की बात भी नहीं सुन रहे हो, चंद्रबाबू नायडू की और भी ध्यान नहीं दे रहे। आपकी आवाज बहुत बुलंद है हिमांशु जी, तो मुझे लगता है जल्दी इस पर कुछ ना कुछ राय निकल कर आएगी, क्योंकि मेरे से ज्यादा आपकी बात सुनी। मैं तो प्रवक्ता हूं, आप वक्ता हैं। मैं तो जो पार्टी तय कर लेती है वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन तय कराने का काम कभी आप जैसे सुधी लोग कर पाते हैं, ध्यान दिलाने का जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर होगा। मुझे इस पर राय बननी चाहिए, इसमें नीति बननी चाहिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी इस बात के साथ खड़े कि यह विषय नजरअंदाज करने का तो नहीं है। तो प्रधान बाबू जी, अब आखिरी दौर की बातचीत पर है
आपके अनुसार इसके संदर्भ में समाधान, रमेश शर्मा जी आपके साथ में मौजूद हैं, आपके पुराने साथी हैं, उनका कहना है होना ही चाहिए, और जो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं उसे पूरे देश में होना चाहिए। कितना मन आपका आह्लादित है रमेश शर्मा जी की इस दलील से? नहीं, रमेश शर्मा जी की दलील आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल फिट नहीं बैठती, और इस बात जी की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिस बात के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे सम्मानीय रमेश शर्मा जी। और आबादी बढ़ाने के लिए या बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए इंसेंटिव नहीं दिया जा सकता। हमारे शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही, यदि कोई इंसेंटिव होगा तो इंसेंटिव के प्रति आकर्षित कौन होगा? जिसे जरूरत है, रोजगार दो ना उसे। उसे सिर्फ ये इंसेंटिव क्यों दे रहे हो कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करो और हमसे 25,000 रुपया ले लो, 40,000 रुपया ले लो? ये एक गलत परंपरा डल जाएगी, और इसका बिल्कुल किसी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं, और उसमें पूरे देश में एक साथ इस पर विचार विमर्श होकर कि आज की जरूरत क्या है। यदि 2 या 3 बच्चे रहते हैं एक परिवार में, हमें परिवार नियोजन किस तरह से करना है वो इंसेंटिव उस पर देना चाहिए। बच्चों की वृद्धि पे इंसेंटिव नहीं दिया जा सकता, उसका गलत उपयोग हो जाएगा, गलत मैसेज जाएगा, उसका और गलत देश उपयोग हो जाएगा, ये कहना है प्रताप भानु शर्मा जी का। मैं इसी पर थोड़ा और विस्तार से आता हूँ डॉक्टर आलोक शुक्ला जी। जब हम इस विषय के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू जो कर रहे हैं क्या और जगहों पर भी हो रहा है, तो आया कि दुनिया के तमाम देश हैं जो घटती आबादी को लेकर चिंतित है और आबादी बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रहे हैं। चाहे वो जापान के संदर्भ में है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो फ्रांस है, यूरोप के कई देश हैं, पर इनका इंसेंटिव बहुत ज्यादा है। उनकी तरफ से जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है वो प्रोत्साहन राशि से आभास होता है कि वो जो बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा तो उसके एक ठीक ठाक पालन पोषण भरण पोषण की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। क्या आप मानते हैं कि अभी हिंदुस्तान को उस स्थिति में पहुंचने में बहुत समय है और चंद्रबाबू नायडू नकल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो वहां पर समाधान ये खोजा गया, हम भी यहां पर ये कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की प्रगतिशील सोच इस समय पर देश के लिए खतरनाक हो सकती है? कुछ उनकी प्रगतिशील नहीं। जी डॉक्टर आलोक शुक्ला जी। तो मैं ये कह रहा था हिमांशु जी कि ये जो नीति जो बनाई है आंध्र प्रदेश ने, ये तो किसी भी तरह से प्रगतिशील नीति नहीं मानी जा सकती। जहां तक स्कैंडिनेविया का सवाल है या जापान का सवाल है, वहां की आप प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, वहां की अमीरी देख लीजिए, उसका कंपैरिजन तो आप आंध्र प्रदेश की भी प्रति व्यक्ति आय से नहीं कर सकते। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि उनकी नीतियों में केवल बच्चे पैदा करने पे ही नहीं वो दे रहे हैं, जो भी हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानीय साथी घुसपैठियों की बात कह रहे थे, स्कैंडिनेविया में अगर आप वहां जाकर के बसना चाहेंगे तो आपको वहां बसने के लिए वो लाखों रुपए देते हैं कि भाई कोई आए और हमारे देश में रहना शुरू कर दे। तो वो बुलाते हैं बाहर के लोगों को अपने यहाँ अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। तो उनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हमको 2 महत्वपूर्ण चीजें करने की जरूरत है। एक तो ये कि हम जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है वहां पर बहुत तेजी से कार्यक्रम लागू करें और जनसंख्या को कम करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज ये कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं इसमें तो केंद्र सरकार को तत्काल इंटरवीन करना चाहिए और इस तरह की पॉलिसी नहीं अलाउ करना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं फेडरेशन डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब इसकी हिमायत कर रहे हैं। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए रमेश शर्मा जी के पास आऊंगा, पर रमेश शर्मा जी उससे पहले आपकी जानकारी में लाता हूँ। 1971 में जब ये परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा था तब हिंदुस्तान में मातृ शिशु मृत्यु दर जो है वो 131 थी। मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो 131 जन्म के साथ ही मृत्यु को प्राप्त कर जाते थे। 1911 में ये आंकड़ा 39 पर आया और आज ये संख्या 25 पर है। कम बच्चों की चलते जो स्थितियां बेहतर होंगी परिवार नियोजन के तहत, ये जब बातें बताई जाती थी उसमें
औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। औरतों के संदर्भ में उन्हें एक जीवित इंसान के तौर पर सहेजने की भी जिम्मेदारी है, ये बात बताई जाती थी। और वक्त के साथ सुधरा हुआ आंकड़ा ये है। हम इस देश में अभी भी बड़ी संख्या में बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं, संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के भरोसे जिंदगी काट रहे हैं। उसमें रमेश शर्मा जी इतनी लंबी चर्चा के बाद भी इस बात की हिमायत करें कि होने अभी भी 4 बच्चे चाहिए और 4 लड़के चाहिए, और लड़कों के साथ इतनी लड़कियां हों वो अलग। क्या कहते हैं? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझिए, 2 अलग अलग बातें हैं। हर राज्य की अपना एक सिस्टम है, हर राज्य की अपनी एक बायोलॉजी है, उसकी एक अपनी केमिस्ट्री है। हो सकता है आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसी समस्या हो जिसके कारण चंद्रबाबू नायडू साहब ने ये निर्णय लिया। तो मैं समझता हूँ ऐसे कई निर्णय हैं जो किसी एक राज्य में लिए गए, आगे चल करके उसको पूरे देश भर ने अपनाया। बहुत से ऐसे निर्णय हैं। वो लगभग अगर हम देखें, बड़ी नीतियों को देखें, तो लगभग 70 से 80% नीतियां ये हैं जो पहले क्षेत्रीय स्तर पर अपनाई, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर गई। 1 नंबर बात है। दूसरी नंबर बात, जहां तक हम बच्चे की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या वस्तुतः इसके कारण है कि हम अपने बच्चों को पुरुषार्थी, पराक्रमी और परिश्रमी नहीं बना पाते। कहीं ना कहीं वो नौकरी की कतार में लगता है, तो इसके कारण बेरोजगारी है। आप अगर अपने बच्चे को वो जो शिल्प दिया है, जो कौशल के आधार पर संसार में आता है, जो अपनी प्रतिभा के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर आता है, यदि हम अपने बच्चे के विकास में उसकी प्रज्ञा को विकसित करेंगे, तब मैं समझता हूं वो स्वरोजगार की दृष्टि में हमको आगे आना ही पड़ेगा। नौकरियों के लिए अब समय बचा नहीं है, क्योंकि एआई और ऊपर से आ रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं अपने कौशल विकास पर, शिल्प विकास पर, इस पर बहुत ज्यादा जोर देना। मैं जनसंख्या की बात पर तो दोबारा, समाज के निर्माण के लिए 1 से अधिक बच्चे चाहिए ही। अगर एक बच्चा अगर है और वो दूसरी जगह जाकर के काम कर रहा है, लोग परिवार रह रहे हैं, 25 गुंडे आएंगे, 500 परिवारों को भागना पड़ेगा सामान लेकर के, जैसा कि मुर्शिदाबाद में हुआ। अगर कहीं ना कहीं बच्चे ज्यादा होते और बच्चे ज्यादा होते उसमें पुरुषार्थीपन होता, तो 25 गुंडों के सामने 500 परिवार नहीं भागते। तो मोटे तौर पर संतान बहुत ज्यादा होना बहुत आवश्यक है। पुराना भोपाल आधा खाली हो गया है कम संतान वालों के कारण। तो कुल मिलाकर के संतान का ज्यादा बहुत आवश्यक है। वो प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा हिमांशु जी, 1 मिनट और लूंगा। चींटी से लेकर हाथी तक संसार में इतने प्राणी हैं, मनुष्य की संख्या दशमलव के बाद 11 शून्य और 1 आती है। सबकी रोटी की व्यवस्था होती है, सबकी सोने की व्यवस्था होती है, सबका जोड़ा बनता है, सबका निद्रा आहार की व्यवस्था होती है। और इतने कम होने के बावजूद भी हम अपने रोजगार के लिए और रोटी के लिए कहे कि हम कम संतान पैदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये प्रकृति के निर्णय के विरुद्ध है। तो करने दीजिए लोगों ये को। प्रकृति के निर्णय के विरुद्ध शर्मा जी का कहना है, पर हमारे पास में तो पौराणिक कहानियां रमेश शर्मा जी को बहुत पसंद है। हमारे पास दोनों कहानियां मौजूद हैं। वो कम संख्या और ज्यादा संख्या का उदाहरण दे रहे हैं। 5 पांडव 100 कौरव पर भारी थे। बच्चों की संख्या ज्यादा होना आपके भविष्य को सुरक्षित नहीं करता। बच्चे किस लायक हैं ये ज्यादा सुरक्षित करता है। वो आदर्श स्थिति की बात है तो एक तरफ कृष्ण जी के संदर्भ में जीवन है, दूसरी तरफ राम जी के संदर्भ में जीवन है। कृष्ण जी के कितने बच्चे थे इसके संदर्भ में अलग अलग किस्से कहानियां हैं, क्योंकि 8 तो पटरानियां थी, 16,100 के संदर्भ में अलग अलग दृष्टांत हैं। पर जिस राम राज्य को आदर्श राज्य करार दिया जाता है, वो राम जी के संदर्भ में तो इतना ही पता है कि 1 पत्नी और 2 बच्चे थे, उनके भी और उनके भाइयों के भी। हो सकता है रमेश शर्मा जी इससे प्रेरणा लें, लेकिन मर्म की बात इतनी है कि चंद्रबाबू नायडू की पहल राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का विषय बनना चाहिए और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट नीति आनी चाहिए। सीमित संसाधनों के बीच बेहिसाब आबादी किसी नई समस्या के भंवर में देश को न उलझा दे, यह हमारा नजरिया है। केंद्र सरकार इस संदर्भ में उचित तरीके से विमर्श करे और नतीजे पे पहुंचे, यह अभिलाषा है। देखें हमारी यह अभिलाषा कब पूरी होती है। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विचार विमर्श का हिस्सा बनने के। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। दीजिए यार।